सभी को मेरा नमस्कार। आज की व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने आज के अपने स्पीकर है डॉक्टर गीतांजलि, उनका परिचय रखना चाहूंगी। डॉक्टर गीतांजलि अभी आयुष विंग गुरुग्राम में एज अ आयुष पंचकर्म एक्सपर्ट, अभी वर्तमान समय में पंचकर्म स्पेशलिस्ट आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपका परिचय में मैं ऐड करना चाहूंगी कि कभी भी मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि इमरजेंसी है, एंथुसियास्टिकली आपका हमेशा लेक्चर के लिए हाँ होती है। तो ये एक बहुत अच्छा आपका कोई भी काम के लिए भी मैंने सुना है कि आप तुरंत ही सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आपने एमडी आयुर्वेद किया हुआ है, एमएससी इन योगा भी आप है, DNYS भी आपने किया हुआ है और लास्ट 24 ईयर्स से आप आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी जैसे मैंने वर्तमान समय में बताया कि गुरुग्राम में आप 15 साल से सिविल हॉस्पिटल में एज अ पंचकर्म स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर है, लेक्चर का टॉपिक है प्रैक्टिकल आयुर्वेद पंचकर्म फॉर द जॉइंट्स पेन। बहुत बार आयुर्वेद में जॉइंट्स की इमरजेंसी में जैसे किस तरीके से हम उसको डील करें, बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए कुछ वर्ष पहले अपने आयुष मंत्रालय ने भी पेन मैनेजमेंट के ऊपर पूरा वार्षिक हमें थीम दिया हुआ था और उस समय हमने पेन मैनेजमेंट, आयुर्वेद के माध्यम से पेन मैनेजमेंट के बहुत सारे विभिन्न आयामों को अनेक एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया था। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि हम सभी इसको अच्छी तरह समझें। और इंस्टेंट पेन रिलीफ बहुत बार अपने आयुर्वेद से और वो परमानेंट वाली स्थिति में भी हम धीरे धीरे पेशेंट्स को ले जा सकते हैं। तो आज के 484 लेक्चर में और 2025 के हमारे डॉक्टर गीतांजलि ओपनिंग बैट्समैन है, तो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की तरह जो हमारे हमेशा के बढ़िया वाले ओपनिंग बैट्समैन थे और उसकी जोड़ी ने बहुत कुछ हमें भारत को प्रसिद्धि दिलवाई। तो आज के 2025 के पहले स्पीकर के रूप में 3 जनवरी को मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर गीतांजलि। थैंक यू सो मच मैम। पर ओपनिंग बैट्समैन कभी कभी डक पे भी आउट हो जाते हैं। नहीं, हमारे वाले ऐसे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि मैं तो आयुर्वेद के इस अथाह समुद्र की एक बहुत छोटी सी बूंद हूँ और हम सबके पास, हमारे पास तो चरक संहिता जैसा ग्रंथ है जो हमारी गीता है, जिसमें आप सब लोग गोते लगाते रहते हैं और बहुत सारे मोती लेते रहते हैं। मैं आप सब ज्ञानी जनों को कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन इतने इतने वर्षों के अनुभव से मैंने जो कुछ भी सीखा या समझा, बस आज उतना सा ही वो छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि मैं अपने इतने वर्षों में मैं अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करती हूँ। और पेशेंट्स, इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरे पेशेंट्स ठीक तो होते ही हैं, साथ में जो बाई चांस जो पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते लेकिन वो सेटिस्फाइड फिर भी रहते हैं। तो सिर्फ अपना वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं आपसे साझा करना चाहूंगी और बाकी तो मैम इस पे हम आपसे ही ज्ञान लेंगे कि पेन मैनेजमेंट हम तो जितना कर पाते हैं, डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस के सामने वो कुछ भी नहीं है। और हम अभी प्रैक्टिकल आयुर्वेद में, प्रैक्टिकल इसलिए बोल रही हूँ कि हम बाकी सारी बातें हम किताबों में पढ़ते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि हमारे बुक्स में ऐसे ऐसे कहा गया है, लेकिन हम उसको अपनी नॉलेज में अपने मतलब अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, बस वो छोटी छोटी बातें आज हम बात करेंगे। जॉइंट की अगर हम बात करें तो हम जॉइंट पेन बड़ी वास्ट और बड़ी वेग टर्म है। 360 जॉइंट्स हैं बॉडी में और जॉइंट कॉम्बिनेशन है बोन, मसल, टेंडन, लिगामेंट का। और हमारे ग्रंथों में भी इसकी अलग तरीके से पूरी परिभाषा दी गई है। और अगर हम बात करें जॉइंट पेन, इतनी वेग टर्म, बहुत वास्ट टर्म,
तो उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती हैं जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पेशेंट जिससे अफेक्टेड हो रहे हैं और हमारे पास वो सब आ रहे हैं। उसमें मोस्ट कॉमन जिसको हम करते हैं संधिवात, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिजीज है और ज्यादातर मेनली हमारे बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, मेनली नी जॉइंट को अफेक्ट करती है, उसके साथ साथ हिप जॉइंट्स, फिंगर्स को भी अफेक्ट करती है। बट इसमें मेनली हमें स्वेलिंग ज्यादा देखने को मिलती है। जब तक टच, टेंडरनेस, क्रेपिटस, अगर हम थोड़ा जॉइंट को हिलाते हैं या मूवमेंट कराते हैं तो मूवमेंट में पेशेंट को पेन होता है, और हम अगर हाथ रख के पेशेंट के जॉइंट पे अगर टच करके देखें तो क्रेपिटस हमें फील कर सकते हैं, हम घुटने में जो उसमें आवाज आ रही है उसको फील कर सकते हैं। इसके बाद संधिवात के साथ जो हम अगला जो हमारा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है जॉइंट पेन में, आमवात, मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये मतलब इसमें आम दोष की अधिकता रहती है। वायु दूषित होके, सॉरी, वात प्रकोपित हो जाती है और आम हमारे जॉइंट्स, आमज व्याधि है ये। इसमें क्रॉनिक, इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कंपेयर कर सकते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट का मेनली कंप्लेंट होती है कि बहुत आलस रहता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, स्पेशली चेस्ट में हेवीनेस रहती है, और इसमें मेनली स्मॉल जॉइंट्स में पेन रहता है। पेशेंट आके बोलता है कि आटा गूंदने में दिक्कत होती है। फीमेल पेशेंट्स की मेन कंप्लेंट होती है कि हैवीनेस रहती है, कुछ भी नहीं खाओ फिर भी हैवीनेस रहती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, और हाँ, आटा गूंदने में प्रॉब्लम हो रही है। तो छोटे जोड़ों में, छोटे जोड़ भी इसमें, छोटे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसके साथ अगर हम आगे देखें, वात रक्त जो है वो गाउटी आर्थराइटिस, इसमें हमें बाकी सारे सिम्टम्स के साथ साथ टच में मतलब टेंडरनेस, स्वेलिंग तो मिलती ही है, साथ में थोड़ी रेडनेस भी मिलती है। और इसका बड़ा एक पर्टिकुलर देखने को मिलता है कि पेशेंट आके बोलता है जी पैर के अंगूठे में हुआ था पर बहुत साल पहले। तो क्रॉनिक ही लेकर आता है हमारे पास पेशेंट्स। और इसमें इन सब का हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, उसमें हमारा मेन टूल जो रहता है वो है पेशेंट से हिस्ट्री लेना। हम हिस्ट्री कैसी ले पाते हैं, उस हिस्ट्री में ही, हिस्ट्री के 5-6 सवालों में ही हम पेशेंट से टेस्ट के बिना, जब तक हम टेस्ट करवाएं और अपना पूरा डायग्नोसिस बनाएं, हम हिस्ट्री से ही अपना काम कर सकते हैं। जैसे, और उसमें मेन रहता है कि हम किस भाषा में पेशेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो पेशेंट से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम पेशेंट से जो उसके अंदर है वो सब निकलवा सकें, वो हमें पूरी डिटेल बता सके। हमें पेशेंट से कनेक्शन बहुत फायदा करता है। एक तो पेशेंट अपने मन की सारी बातें उसमें हमें बता देता है, प्लस बाय चांस कभी कभी होता है कि उसको फर्स्ट या सेकंड विजिट में आराम नहीं मिला या कम आराम मिला जितना हमने सोचा, तो रिविजिट के चांसेस, हमारे पास नंबर ऑफ रिविजिट्स हमें मिलती रहती हैं, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फाइड रहता है हमारी बातचीत से, उसे लगता है एक अपनत्व का एहसास उसे मिलता है, हमारे साथ कनेक्शन हो जाता है। पेशेंट से जैसे हम सवाल करते हैं कि किस जॉइंट में पेन होता है, कब से है, कितने समय से है, दिन में किस समय ज्यादा होता है, और मूवमेंट करने पर बढ़ता है या नहीं बढ़ता, सेम रहता है, सुबह उठता है तो कैसा होता है, सोते समय कितना दर्द होता है, किस मौसम में बढ़ता है। ये सारे सवालों के जवाब लेने में हमें मुश्किल से लगते 1 या 2 मिनट है, लेकिन हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसी बेसिस पे बन जाता है। मेनली हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेशेंट से ओपन क्वेश्चन करें। ओपन क्वेश्चन मतलब मैं जैसे करती हूँ कि जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में ना दे सके पेशेंट, मतलब उसको कुछ बोलना पड़े उस सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं तो कभी कभी पेशेंट रैंडमली हाँ या ना में हमें अपने उतने जवाब हमें वैसे नहीं मिल सकते जिससे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएं, हम डायग्नोज कर सकें कि क्या है। तो इसलिए ओपन, मतलब पेशेंट का बोलना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
उसके साथ साथ ये जॉइंट के इन सवालों के साथ साथ हमें जो और एक दो सवाल मैं उनसे करती हूँ कि पेट साफ होता है या भूख कैसी लगती है। और पेट साफ होने में मोस्टली पेशेंट का जवाब आता है, हाँ जी पेट तो बहुत अच्छे से साफ होता है, हम 3-4 बार मोशन जाते हैं दिन में। तो जब पेशेंट ने 3-4 बार बोला तो पेशेंट के हिसाब से तो उसका पेट अच्छा साफ हो रहा है, लेकिन हमें पता होता है कि हमें किस तरफ को जाना है। और हिस्ट्री लेने के बाद, हिस्ट्री के साथ साथ ऑन एग्जामिनेशन, मतलब अगर हम उस वक्त देखें पेशेंट का, उसमें जॉइंट में टेंडरनेस है या नहीं, छूने पे दर्द होता है, क्रेपिटस आता है, स्वेलिंग है या नहीं है, कहाँ पे उसे ज्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा टच करके एक पेशेंट, उससे दो फायदे मिलते हैं अगेन कि पेशेंट को ये लगता है कि भाई हाँ डॉक्टर हमें ध्यान से देख रहा है, और हमारी सिर्फ एक नजर उसके जॉइंट्स की ओर या उसकी ओर एक नजर उसे बहुत तसल्ली देती है। और इसके साथ साथ एक चीज जो जॉइंट पेन में लेकिन हमें बहुत मदद करती है वो है टंग एग्जामिनेशन। जब हम पेशेंट को देखते हैं तो डेफिनेटली, अभी हम रिसेंटली प्रकृति परीक्षण की अब प्रैक्टिस, अब वैसे हम सबको हो चुकी है, प्रकृति परीक्षण भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो परीक्षण विधि हमारे शास्त्रों में कही गई है उसमें एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल इसके साथ साथ टंग का आता है, जो हमें बता सकती है अब आमज है या पैथिक है, कट्स तो नहीं है, ज्यादा रेड तो नहीं है, वाइट कोटेड तो नहीं है, तो उसके आधार पे हम अपना डायग्नोज बना सकते हैं। इसके साथ साथ जब अब हम डायग्नोज कर रहे हैं कि ये संधिवात है, आम वात है या वात रक्त है, अब इसमें आजकल हम ये बुक्स में, हमारे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक दोषज है तो वो साध्य है, द्विदोषज है तो वो याप्य है, और अगर त्रिदोषज हो जाता है तो वो असाध्य हो जाता है या उसके और उपद्रव भी हो जाते हैं। और जहां तक संधिवात की बात है, अगर संधिवात धातु क्षय जन्य है, मतलब एल्डरली में है, तो वो डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है, और अगर आवरण है कुछ और किसी और दोष का तो भी डिफिकल्ट टू ट्रीट है। लेकिन और वैसे ये वात व्याधि तो अपने आप में महागद मानी ही गई है, लेकिन इसमें और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ओबेसिटी, अगर पेशेंट ओबीज है तो ये हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, और इसमें अभी आजकल आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज में आ गए हैं तो जॉइंट डिजीज, लेकिन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हम इसे कह सकते हैं वो। और वो जो जॉइंट पेन आते हैं आजकल, जो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट आ रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन में पेन या लंबर पेन के मैक्सिमम पेशेंट, और इसमें भी एज कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस पेशेंट को ज्यादा होगा, किस एज में ज्यादा होगा। यंग जनरेशन बहुत सारी आ रही है जो इन पेन्स के साथ हमारे पास आते हैं, और ये सारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, ज्यादा देर बैठे रहते हैं। इन सबको अगर हमें ठीक करने के लिए हम, मतलब पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है, अब उनके पास कुछ पेशेंट्स हैं जो हमारे पास जल्दी आ जाते हैं और कुछ हैं जो बहुत सीनियर सिटीजन जो बहुत देर से आए, जी सब कुछ अब तो हम बहुत जगह दिखा लिया हमने, सब कर लिया, अब हम खाली हो चुके हैं। तो हम दोनों तरीके के पेशेंट्स को हम अलग अलग से लेकर चलते हैं। जैसे जो अभी मोस्ट कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं सर्वाइकल या लंबर स्पाइन वाले, उनमें जो हम कुछ करेक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहले योग। अब योग, हम सब पेशेंट्स तो योग नहीं कर पाते, हम एडवाइज करते हैं, बट सब पेशेंट्स योग नहीं कर पाते, किसी के पास टाइम नहीं है, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि किस टाइम करें, टाइम निकालना कैसे करना और किसके गाइडेंस में करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उसमें इसका जो सब्सटीट्यूट या इसकी छोटी छोटी चीजें जो डिफरेंस उसमें हम कर सकते हैं, सबसे पहले ब्रिस्क वॉक, और कि ब्रिस्क वॉक कर सकता है। अगर वॉक भी नहीं पेशेंट कर सकता तो उसके बाद वो अपने को ठीक रखने के लिए या अपने को इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के लिए क्या करेक्शंस कर सकता है। जैसे अगर किसी की लॉन्ग सिटिंग जॉब है
मैं उसे एडवाइस करती हूँ कि हर 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद वो 2-3 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकता है, और जिसमें वो अपना जैसे टेबल पे ही हाथ रख के, हाथ चिन के नीचे रख के पंखे को देखो, तो जो सिर हमारा मूवमेंट, उसका एक्सटेंशन मूवमेंट उस वक्त हो जाता है नेक का, 2 मिनट का ब्रेक हो जाता है और मूवमेंट एक्सटेंशन हो जाता है, तो उससे भी उसको फर्क पड़ता है, सिटिंग पोस्चर में करेक्शन होता है। और इसके साथ एक और बहुत छोटी सी चीज जो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, स्कंध चालन। योग प्रॉपर नहीं कर सकता, बट कंधा चलाना, कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, वो बैठे बैठे कभी भी वो कर सकता है, तो इससे भी उसे बहुत हेल्प मिलता है। और तीसरा बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों हाथों को बैक साइड में, पीछे हाथों से, एक हाथ से दूसरे हाथ की कोहनी को पकड़ना। तो जब पेशेंट ये हाथ इंटरलॉक करके ऐसे बैठता है, तो इससे उसका जो शोल्डर सीधे हो जाते हैं, लंबर स्पाइन सीधा हो जाता है, पोस्चर उसका सही हो जाता है। ज्यादातर अगर वो ज्यादा देर, थोड़ी देर ऐसे बैठ भी लेता है, तो उस वक्त में उसको मसल्स में इतना रिलैक्सेशन मिलता है, जब वो इन हाथों का इंटरलॉक खोलता है, तो वो खुद को ही रिलैक्स्ड फील करता है। तो और ये तो हमारी बेसिक चेंजेस हैं जो हम उसको लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, विहार में कर सकते हैं, कि ज्यादा देर बैठे रहना नहीं है। अगर बैठा है ज्यादा देर, तो ये छोटी छोटी करके अपना पोस्चर करेक्शन करके वो खुद को ठीक रख सकते हैं। और अगर हमें अब बाकी हमें डायग्नोसिस के लिए अगर हम आगे चलें, तो पेशेंट को उसकी डिजीज की कंडीशन के बारे में सबसे पहले हम मतलब हमें सही सही जानकारी देनी चाहिए, कि देती हूं मैं कि अब ये कंडीशन है, तो इस हम आयुर्वेद में कोई जादू मंत्र नहीं कर सकते, इस डिजीज में इतना टाइम लगेगा। ये करके हम पेशेंट को अपने साथ रख सकते हैं, ताकि पेशेंट को ये ना लगे कि मैंने तो 10 दिन दवाई खा ली है, 1 महीना दवाई खा ली और मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन पेशेंट कई बार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए पेशेंट को हमें ये सारा समझाना बहुत जरूरी होता है, कि उसे कब रेस्ट करना है, कब और कितनी एक्सरसाइज करनी है, और उसका डाइट कैसा होना चाहिए। डाइट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले उसे ये समझाती हूँ मैं, कि टाइम पर खाना तो खाना है, मगर टाइम देख कर खाना नहीं खाना। मतलब खाने का एक समय निश्चित होना चाहिए, और इन बिटवीन मील्स नहीं होने चाहिए। और लेकिन अगर भूख नहीं है, तो खाना नहीं खाना। अगर पेशेंट रूटीन में इस बात को फॉलो कर लेता है, इसी सिर्फ एक बात को, कि अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना, तो वो स्वतः एक पार्शल करेक्शन खुद ही कर सकता है, और हो भी जाता है। इसके साथ साथ एक मेरा फेवरेट वो है, जो मैं हर पेशेंट को समझाती हूँ, पथ्या सति गदार्थस्य किम औषध निषेवने और पथ्या असति गदार्थस्य किम औषध निषेवने। कि अगर कोई पेशेंट पथ्य का सेवन करता है, तो उसे किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर वो पेशेंट पथ्य का सेवन नहीं करता, तो वो दवाई ले भी ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसे कॉन्टिन्यूसली दवाई की जरूरत पड़ती रहेगी, और उसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा देर से होगा। अगर जल्दी ठीक होना है, तो भी अगर वो पथ्य का सेवन नहीं करेगा, तो उसको तो देर से ठीक होगा। तो इसलिए पथ्य सेवन बहुत जरूरी है। और पथ्य सेवन का एक बड़ी छोटी सी चीज है, कि जो जो अपथ्य है, जो जो खाने को मना किया गया है, और वो बेसिक एक रूल सब में आता है, कि तली हुई चीजें, मिर्च मसाला, स्पाइसी फूड, और आज की डेट में मैदे से बनी हुई चीजें, और जिन भी चीजों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, मतलब पैकेज्ड फूड, ये बेसिक है कि ये तो नहीं ही खाना। इसके अलावा कुछ उसके मतलब ज्यादा खट्टे फल, रात का बासी खाना, ये सब नहीं खाना है।
कुछ पेशेंट्स को जिनको हमें पर्टिकुलरली कहना पड़ेगा, जैसे आम बात के पेशेंट्स को, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो दालें कम खानी है, प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं लेना। इसके अलावा एक ये जो बेसिक है कि ये नहीं करना, इसके अलावा सब कुछ सम मात्रा में लेना है, मतलब थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ, बट थोड़ा थोड़ा, ताकि क्योंकि अति सर्वदा वर्जित, अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, ना खाने की, ना पानी की, ना हवा की, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। धूप में भी हम अधिक रहते हैं तो धूप हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट धूप में भी हम अधिक रहते हैं तो हम टैनिंग हो जाती है, जल जाते हैं। तो अति ना खाना और पानी दोनों की ही अच्छी नहीं है। इसलिए जो खाने को मना किया गया है, जो एक बेसिक है कि पैकेज्ड फूड, तली चीजें, स्पाइसी सोर, रात का खाना स्पेशली। और एक चीज बेसिक जो मैं पेशेंट्स को, मेरे को एडवाइस करती हूँ कि रात का खाना जैसे हमारे जैन लोग करते हैं कि दिन छुपने से पहले खा लेते हैं, तो वो मस्ट है। उससे जो आजकल का ये नया ट्रेंड हो रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसको भी वो लोग इसी से ही रिलेट करते हैं। लेकिन उसके बाद कई पेशेंट्स का एक वो होता है कि हमें इसके बाद तो रात को भूख लग जाती है अगर हम 7 बजे तक खा लेते हैं तो उसके बाद रात को खाना ठीक से हजम हो जाए तो रात को कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद 1 कप गर्म दूध ले सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, विहार और आहार। और आहार में बेसिक 2 ही चीजें कि जो नहीं कहा, जो मना किया गया है वो नहीं खाना, और जो खाना है वो भी थोड़ा 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 सम मात्रा में लेना है। और ये ही हमारा बेस्ट पार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लंघन, जो हमारे लिए आम बात में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लंघन बेस्ट चिकित्सा कही गई है, जो आज की, जैसे हम कहते हैं कि व्रत रखते हैं सारे, तो व्रत रखना इसीलिए शुरू हुआ था, बट व्रत आजकल व्रत से ज्यादा भरत होते हैं। व्रत रखने का, फास्टिंग का सबसे सही तरीका है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे केवल फल या फिर हॉट वाटर, ये पर्टिकुलरली मैं लिखती हूँ कि वार्म नहीं। पेशेंट कहता है जी मैं तो सारा दिन ही गर्म पानी पीता हूँ, तो सारा दिन गर्म पानी नहीं पीना। गर्मी है, सर्दी है, सर्दियों में तो अब पेशेंट्स पीते ही हैं गर्म पानी, बट सारा दिन गर्म वाटर, हॉट वाटर पीना बहुत जरूरी है। वो खाना खाने के 1 घंटे बाद, फिर दोबारा 1 घंटे बाद वो हो सकता है, या फिर बीच में जब लगे कि बहुत तेज भूख लगी है। एंड मैक्सिमम टाइम्स इट्स फेक अलार्म, मतलब ऐसा लगता है कि भूख लगी है, क्योंकि खाना अपनी पच्यमान अवस्था में होता है, डाइजेस्ट पूरा हुआ नहीं होता। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमें एक बार ऐसी पेशेंट को फीलिंग आती है कि बहुत तेज भूख लगी है, तो उसका बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, लेकिन बहुत थोड़ा सा, 2-3 सिप्स। अगर उसके बाद भी आपको भूख लग रही है फिर एक बार ले सकते हो। अगर फिर भी भूख लगे तब इसका मतलब भूख है, तो आप खाना खाओ, नहीं तो खाना मत खाओ। अब पेशेंट्स का एक बड़ा टिपिकल सा वो होता है कि गर्म पानी पीना अच्छा नहीं लगता। सर्दी का तो यही 1-2 मंथ्स होते हैं जिसमें हम गर्म पानी ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा गर्म पानी पीना पसंद नहीं होता। तो उसके बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स, ग्रीन टी सब नहीं ले सकते, और ना ही हम हर तरह के पेशेंट्स को, स्पेशली जैसे कि मैं सिविल हॉस्पिटल में हूं, तो हमारे पास जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो सब ग्रीन टी नहीं ले सकते। तो सबसे अच्छी ग्रीन टी, इजी एंड बेस्ट, इज सौंफ का पानी और या जीरे का पानी। सौंफ का पानी मतलब पानी, सौंफ पानी में बॉईल करके बहुत अच्छे से उसका कलर ग्रीन हो जाए, उसमें सिर्फ 1 या 2 बूंद, अगर वो गाउट का पेशेंट नहीं है या उसे ऐसा कोई एलर्जिक वो नहीं है, तो 1 या 2 ड्रॉप्स नींबू की डाल के, और नींबू नहीं है तो वैसे भी प्लेन सौंफ का पानी, बट हॉट वाटर, ट्वाइस और थ्राइस ए डे। अगर आप व्रत रख रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो तो भी, और अगर खाना खा रहे हो और भूख लगी है, नहीं लगी, भूख नहीं लग रही है, भूख कम लगती है, लेकिन खाने का टाइम बीत चुका है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट ही ये है कि पानी में सौंफ बॉईल करके, और बहुत टेस्टी ग्रीन टी हो जाती है। और फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट हम इसमें पानी में जीरा बॉईल करके भी दे सकते हैं। जीरा भी बहुत अच्छा, सौंफ अग्निवर्धन का काम करता है और जीरा आम पाचन का काम बहुत अच्छा करता है।
और इसके साथ साथ जीरा जो है वो ऐसे जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, मेंसेस रेगुलेशन में भी काम करता है। तो एक हॉट वाटर प्लस जीरा और सौंफ का कॉम्बिनेशन हमारा दीपन और पाचन का काम करता है। तो बिना औषधि के दीपन पाचन, लंघन के साथ दीपन पाचन का ये बहुत ही अच्छा और सुगम उपाय है। अगर कोई पेशेंट्स हमारी इतनी ही बात मान लेते हैं, और ये बात मैं पेशेंट्स को यही ऐसे ही बोलती हूँ कि अगर एक कार्ड पे एक लाइन, एक तरफ पथ्य पथ्य और एक तरफ मेडिसिन, कि दिस इज योर चॉइस, कि अगर आप पथ्य पथ्य का सेवन मतलब पथ्य का सेवन करोगे, अपथ्य का सेवन नहीं करोगे, जो जो बताया गया है अगर इसी तरीके से चलोगे तो ये जो आपका मेडिसिन वाला पार्ट है ये कम होता जाएगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम आगे चल सकते हैं। और इसके साथ जो सबसे पहला पेशेंट के फर्स्ट विजिट पे जो एक दो चीजें जो मस्ट होती हैं वो औषध में अगर हम जो औषध देके हमें आम पाचन करना है तो चित्रकादि, त्रिकटु और हिंगवाष्टक, कांकायन हमारे पास जो ये हमारे पास इन गवर्नमेंट सेटअप मोस्ट अवेलेबल मेडिसिन ये होती हैं। तो हम हमारी कोशिश मेनली यही होती है कि जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसमें से दें, और उससे हम पेशेंट को कैसे बेस्ट दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं होता तो हम यही सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर, तीनों चीजों पीस के पाउडर बना लो और वो खाना खाने के बाद गर्म पानी से हम इसका भी यूज करते हैं। तो हम मिनिमम में बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, हमारी वही कोशिश मैक्सिमम पेशेंट्स के साथ होती है। और ये इसके बाद जो एक बेसिक आता है करते हैं हम प्रेस्क्रिप्शन में, नित्य विरेचन। हमारे इन सारे पेशेंट्स के साथ, चाहे वो संधिवात के हों, चाहे आमवात के हों, चाहे वातरक्त के हों, नित्य विरेचन बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स आज के लाइफस्टाइल में उनको क्लियरली वो ये समझा ही नहीं पाते कि पेट साफ होता है या नहीं होता, उनकी डाइजेशन कैसा है, उन्हें भूख कैसी लगती है, और पेट साफ होता है या नहीं होता, ये उनको समझाना या जज वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो वैसे भी नित्य विरेचन तब से सबसे पहले बेसिक ईसबगोल या त्रिफला या पंचसकार इफ एडवाइजेबल। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन नहीं है तो हम पंचसकार का भी यूज कर सकते हैं। तो ईसबगोल, त्रिफला, पंचसकार के साथ नित्य विरेचन इज एडवाइजेबल। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट रिमेटॉइड आर्थराइटिस का या गाउट का है या मतलब अमवात का या वातरक्त का पेशेंट है तो उनको हम कैस्ट्रॉयल दे सकते हैं। और कैस्ट्रॉयल विरेचन के साथ साथ चिकित्सीय काम भी करता है। और उनमें दोनों में कैस्ट्रॉयल देने के अकॉर्डिंग टू पेशेंट चेंज हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को हम ये कह सकते हैं कि कैस्ट्रॉयल 2 से 3 चम्मच रात को सोते समय गर्म दूध के साथ, लेकिन डिनर के कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद, कम से कम 2 घंटे के बाद, क्योंकि एक बेसिक डाइजेशन टाइम इतना रहता है। और कभी कभी ये पेशेंट को अगर ऐसे इस तरह नहीं ले पाता या ऐसे जरूरत नहीं है तो स्पेशली उन दोनों पेशेंट्स के लिए जो एक मस्ट है और ट्रीटमेंट का पार्ट है वो है कैस्ट्रॉयल। 6 से 8 चम्मच कैस्ट्रॉयल सुबह खाली पेट गर्म दूध के साथ। तो लेकिन हम ये अब पेशेंट को देख के करना पड़ता है कि अब पेशेंट अगर ड्यूटी जा रहा है तो, और ये हमें रात को देना है या सुबह देना है या हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और लेकिन 6 से 8 चम्मच, क्योंकि अभी आजकल जिस तरह के हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं और जैसा उनका कोष्ठ है तो 2-3 स्पेशली रात को सोते समय 2-3 चम्मच कैस्ट्रॉयल बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए अच्छा काम करता है। और नहीं तो पेशेंट को हमें डोज ज्यादा देनी ही पड़ती है कैस्ट्रॉयल की। तो इसलिए कैस्ट्रॉयल वंस अ वीक 6 से 8 चम्मच हम देते हैं। और ताकि और पेशेंट को लेकिन ये पहले बता देते हैं कि उसे ये लेने पर 2-3 लूज मोशन होने चाहिए,
जिसके लिए हम ये दे रहे हैं दवाई, दिस इज डिजायरेबल। और ये दोनों चीजें, नित्य विरेचन और चाहिए कैस्टर ऑयल, ये इस चीज के लिए नहीं है कि उसका पेट साफ नहीं होता और उसे पेट साफ करना है, हमें करवाना है। पेशेंट की ये कंप्लेंट होती है कि हमारा तो पेट साफ होता है जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें पेशेंट को ये समझाना पड़ता है कि ये आपका मतलब मान रहे हैं आपका पेट साफ होता है, लेकिन उसकी जरूरत ये उसके लिए नहीं है, लेकिन ये आपके ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो बाकी जो मेडिसिन हमें जो भी उसे देनी है, इसके साथ साथ हम अब उसमें हम गुगुल भी यूज कर सकते हैं, हम उसमें रस भी यूज कर सकते हैं, हम उसमें क्वाथ भी यूज कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट और अकॉर्डिंग टू डिजीज, और कितनी क्रॉनिक है, कितनी पुरानी डिजीज है, उसके हिसाब से ही हम ये सब करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दीपन पाचन औषधियां और नित्य विरेचन, अगर हम ये जोड़ के साथ में करते हैं, ये ज्यादा और प्लस बाकी मेडिसिन कम, तो हमें परफेक्ट डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसके साथ साथ फिर हम कुछ समय बाद, अगर रोगी ज्यादा क्रॉनिक नहीं है, तो ये मैंने देखा है इतने में कि अगर बहुत ज्यादा पुराना रोगी नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी वो जो हम गुगुल या और रस औषधियां दे रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वो इन्हीं पे चलता रहता है। तो पेशेंट को विहार, आहार, नित्य विरेचन, इतना और दीपन पाचन, ये मस्ट है। प्लस अगर पेशेंट आम वात या वात रक्त का हो तो लंघन बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ अब बाकी औषधियां तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब एक मेजर रोल जो आता है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, पंचकर्म। पंचकर्म आजकल बेसिक सब पेशेंट्स को ये लगता है कि पंचकर्म मतलब जो वही हल्का वो ऑयलेशन जो हो रहा है वही पंचकर्म है। लेकिन बेसिक हमें पेशेंट को ये समझाना पड़ता है कि पंचकर्म जो है वो मैक्सिमम पेशेंट्स में चाहिए ही नहीं होता, या पेशेंट ले नहीं सकता। इसमें जो ये सारी कंडीशंस हैं, इसमें हम पंचकर्म के उपक्रमों से ही हम चिकित्सा कर सकते हैं, पेशेंट को आराम दे सकते हैं। अगर पेशेंट क्रॉनिक है और अफोर्ड कर सकता है हमारे पास आना हमारे दिए गए टाइम पे, या वो चिकित्सा अफोर्ड कर सकता है, तो हम वस्ती और विरेचन के लिए प्रॉपर विरेचन हमें लेना चाहिए, हम जा सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास रेगुलरली नहीं आ सकता, पहले पंचकर्म में सबसे पहली शर्त वस्ती अगर हम ले रहे हैं या विरेचन ले रहे हैं, तो हमें पेशेंट को टटोल के मैं तो यही करती हूँ कि पेशेंट को पहले एक कंफर्म कर लेना कि इसमें इतने दिन लगेंगे, आपको ऐसे ऐसे आना पड़ेगा, इस समय आना होगा और ये चीज चाहिए। तो अगर वो पेशेंट उन सब पे एग्री करता है, तब हम मेन जो है पंचकर्म उनके लिए जा सकते हैं। अदरवाइज हम चाहे वो कम समय के लिए हमारे पास आ सकता है या नहीं आ सकता, तो वो घर में क्या क्या कर सकता है, उस बेसिक से वो कितना ठीक हो सकता है, ये हम उसे गाइड कर सकते हैं। और आजकल जो बेसिक उपक्रम हैं उनको ही बहुत सारे लोग पंचक्रम मान के चलते हैं, और लेकिन उनसे हम हमारे पास भी और पेशेंट को घर में रहते हुए भी हम उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि बेसिक ये करके वो ठीक हो सकते हैं। वस्ती वास्तव में बहुत वस्ती आम बात में या वात रक्त में कुछ पेशेंट्स को कुछ पर्टिकुलर वस्ती हम दे सकते हैं और वो बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त यही होती है कि पेशेंट रेगुलर हो, हमारे पास टाइम से आ सके और हमारा कहना माने, उसमें जो जो जैसे हम उसे गाइड करें वो उसको फॉलो कर सके। अगर वो ये सब फॉलो नहीं करता, तो हमें वो मेन प्रोसीजर्स शुरू नहीं करने चाहिए, ताकि वो बीच में इंटरवेन होके बीच में वो ब्रेक ना हो। और इसमें अगर हम वैसे देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें संधिवात की, तो संधिवात में एकांग अभ्यंग स्वेद, अभ्यंग और स्वेद बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन पेशेंट्स को जब हम एडवाइस करते हैं कि आपको ये इस तरीके से तेल की मालिश करनी है और सिकाई करनी है, तो वो पेशेंट का एक पहला रिस्पॉन्स होता है, जी मैं तो रोज तेल लगाता हूँ। तो ये समझाना पेशेंट के लिए, पेशेंट को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि तेल लगाना और तेल मालिश करना बहुत दो अलग बातें हैं। तेल लगाना नहीं है, तेल मालिश करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट
और सारे जॉइंट्स पर, जिस भी जॉइंट पे हम एडवाइस कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में बेसिकली जो मसाज का, मालिश का वो रहता है जॉइंट्स पर सर्कुलर मोशन में, और सामान्य त्वचा पर नीचे से ऊपर की ओर हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में कम से कम 10 से 15 मिनट तेल की मालिश करके और उसके बाद सिकाई करनी है। और सिकाई के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें, दो बेसिक इम्पोर्टेंट हैं कि आजकल हीटिंग पैड्स आ रहे हैं, पेशेंट हीटिंग पैड रख सकता है, हॉट वाटर बॉटल रख सकता है, और इन दोनों से अगर वो इन दोनों चीजों के से वो सिकाई कर सकता है। लेकिन हॉट फर्मेंटेशन इज अ मस्ट, स्पेशली इन ऑस्टियोआर्थराइटिस आफ्टर लोकल अभियन। और ये ही चीज अगर कोई पेशेंट सर्वाइकल का पेशेंट है, सर्वाइकल मतलब पेन का पेशेंट है, या उसे टेंडरनेस है, या लंबर एरिया में पेन है और टेंडरनेस है, और आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास सर्वाइकल और लंबर स्पाइनल डीजेनरेशन के साथ आते हैं, और इसमें एज नो बार, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और इसमें एक बेसिक जो क्राइटेरिया रह जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वेट कम, और लो बैक एक है अगर, तो पेट कम। मोस्टली हम देखते हैं कि जिन भी पेशेंट्स को बैक एक रहता है, अगर हम उन्हें एडवाइस करते हैं, उनका थोड़ा सा ओबेसिटी रहती है और पेट ज्यादा है, तो वो अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो बैक एक में फर्क पड़ता है। और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बेसिक है कि अगर हम वो 5 किलो वेट कम कर लेता है पेशेंट अपना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में लगभग 40% का रिलीफ उसे सिर्फ वेट कम करने से मिल जाता है। उसके साथ साथ बाकी जो हम अभ्यंग स्वेद करके उसे लाभ दे सकते हैं वो तो है ही। और इसके साथ एकांग अभ्यंग स्वेद तो हम कराते हैं, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन एक उससे थोड़ी ज्यादा मतलब डिजेनरेशन ज्यादा है, तो और उसमें हम कटी जानू ग्रीवा बस्ती जैसे हमें एडवाइस करना होता है, लेकिन पेशेंट कटी जानू ग्रीवा बस्ती नहीं ले सकता, या अवेलेबल आटा अवेलेबल नहीं है, कुछ और कॉम्प्लिकेशन है कि हम नहीं कर सकते, तो उसमें एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव रेमेडी जो हम यूज कर सकते हैं, पिचू करना। पिचू मतलब गॉज पीस या कोई एक छोटा कॉटन का कपड़ा, छोटा जितना कि जिस भी जॉइंट पे हम उसे चाह रहे हैं उस जॉइंट के साइज का लगभग एक छोटे कपड़े को गरम तेल में डिप करके, लेकिन सिकाई करने के बाद, हॉट फर्मेंटेशन करने के बाद अगर हम उस पर रखते हैं और बीच में चेंज करते रहते हैं, तो वो भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स उससे मिलते हैं। ये मतलब पेशेंट कई बार आते हैं जिनको हम कटिबस्ती एडवाइस कर रहे हैं, या सर्वाइकल सर्वाइकल में जिनको सर्वाइकल में पेन है, लेकिन अगर हम बहुत देर तक अगर हम वहां बस्ती नहीं करते हैं, तो पेशेंट को कई बार मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। मसल्स में जॉइंट तो ठीक होता है लेकिन मसल स्टिफनेस अफेक्ट्स, तो उसमें ये पिचू धारण बहुत ज्यादा फायदा करता है। और इसको हम एक लोकल एरिया में या पूरे के पूरे स्पाइन में रखवा सकते हैं, इसको हम जॉइंट पे रखवा सकते हैं, नी जॉइंट पे भी हम इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, और पेशेंट खुद भी कर सकता है इसको घर पे, कि कपड़ा या गॉज पीस ऑयल में, थोड़े गर्म ऑयल में डिप करके, लेकिन उससे पहले हम उसे एडवाइस करते हैं कि स्टीमिंग एक बार जरूर कर ले, और स्टीमिंग हॉट वाटर बॉटल से या हीटिंग पैड आजकल इजीली अवेलेबल है। कोई भी टफ मतलब ऐसी सारी ऐसी थेरेपीज जो वो खुद इजीली घर पे कर सकता है, वो हम उसमें ये बेस्ट है जिसमें उसे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर ये दोनों से ऑस्टियोआर्थराइटिस में या जो स्पाइन के डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उसमें हमें इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और अगर पेशेंट रोमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है या गाउट का पेशेंट है, तो उसमें हमें उपनाह या लेप और बालू का स्वेद, ये 3 चीजें बहुत फायदा करती हैं। इसमें मैक्सिमम जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हमारी डिस्पेंसरीज में रहता है वो है दशांग लेप। और दशांग लेप को भी हम 3 तरीके से इन पेशेंट्स पे यूज कर सकते हैं, स्पेशली जैसे जॉइंट, किसी भी जॉइंट में, नी जॉइंट में करना है या एंकल पे करना है, तो अगर
हम देखें कि विदग्धावस्था नहीं है, पेशेंट को जलन नहीं है, रेडनेस नहीं है और शोफ ज्यादा है, स्वेलिंग ज्यादा है, तो हम उसे गौमूत्र में मिला के लेप कर सकते हैं। उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उसके। अगर कोई पेशेंट गौमूत्र की स्मेल टॉलरेट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है, तो हम जल में ले सकते हैं। और अगर हमें इसमें पेन रिलीविंग वाला इफेक्ट प्लस ऑयलेशन वाला इफेक्ट, तो कैस्ट्रॉयल में मिक्स करके, एरेंड तेल में दशांग लेप मिक्स करके हम उस पर लेप करवा सकते हैं। और लेप का जो थिकनेस है वो हमें एडवाइस करना चाहिए कि वो ना तो ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना पतला होना चाहिए। तो एक मीडियम उसका थिकनेस का लेप हम उसके जॉइंट पे लगा सकते हैं, जिसको वो आराम से किसी भी पतले कपड़े से बांध भी सकता है। उससे आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, अगर वो मिनिमम इतना तो आधा घंटा इज मिनिमम, उससे ऊपर वो जितना रख सके तो इट्स गुड, बेटर है। लेकिन अगर हमारे पास दशांग लेप अवेलेबल नहीं है और पेशेंट को कहीं से एरंड पत्र मिल सकता है, तो एरंड के पत्ते को हल्का सा तवे पे सेक के या कैस्ट्रॉयल से तवा पत्ता गरम करके और उस पर थोड़ा कैस्ट्रॉयल लगा के वो हम बांध सकते हैं। वो बंधन कर सकते हैं। उससे भी स्वेलिंग में, पेन में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। लेकिन अगर हमारे पास, पेशेंट के पास एरेंड पत्र भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, लहसुन। लहसुन हम सबके पास घर में होता है। तो हम पेशेंट लहसुन को क्रश करके, छिलका उतार के क्रश करके, और नारियल के तेल में, तो या सरसों के तेल में बेटर रहता है, सरसों के तेल में, तो उसमें मिक्स करके और वो बांध सकता है। लेकिन कभी कभी किसी पेशेंट को, किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स को उससे थोड़ा सा एलर्जिक या इरिटेशन हो सकती है। तो ऐसे में टू प्रिवेंट दैट, और वो हमें मैक्सिमम इफेक्ट देने के लिए, हम लहसुन में नारियल ग्रेट करके वो मिला सकते हैं। तो उससे जो लहसुन का तीक्ष्णता होती है वो कम हो जाती है, और लेकिन इफेक्ट हमें वैसा ही मिलता है, और नारियल का ऑयलेशन भी हमें मिल जाता है। तो इससे हमें दोनों ही बेनिफिट मिल जाते हैं। और जहां अब ये तो नॉर्मल, अगर हमें ऑयल देना है, अगर हमें कोई ऐसे पेशेंट हैं जो आम बात के पेशेंट हैं, जहां हमें सिर्फ स्वेदन करना है, तो बालू का स्वेद बेस्ट। अगर बालू का अवेलेबल नहीं है, तो लवण बहुत इजीली सब जगह, सबके पास अवेलेबल होता है। नमक की डली, रेत कम है तो रेत के बीच में एक नमक की डली रख के हम उसे सिकाई कर सकते हैं। और अगर हमारे पास दोनों ही चीजें नहीं है और हम कुछ और सब्स्टिट्यूट इसका ढूंढना चाहें, तो हम उसे बोलेंगे चूर्ण पिंड स्वेद, जो हमारे पास घर में अवेलेबल, मोस्ट इजीली अवेलेबल चीजें होती हैं, अजवाइन, मेथी और सौंठ। लेकिन और मेथी तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम पेशेंट को सौंठ यूज करा रहे हैं, तो वो उसमें भी हमें फिर ध्यान रखना चाहिए। किसी किसी पेशेंट को सौंठ से भी रेडनेस या इचिंग हो सकती है। तो हम इसीलिए, जैसे हम खाने में है कि क्या नहीं खाना, उसके अलावा सब कुछ, ऐसे ही इसमें किस चीज से हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट मिल सकता है, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें पेशेंट को सब मैं एडवाइस करती हूँ। तो सौंठ में जब अगर हम पेशेंट को सौंठ का लेप करा रहे हैं या अजवाइन मेथी में सौंठ मिक्स कराते हैं, तो उसे ये गाइड कर सकते हैं कि अगर इससे ऐसा, इसको थोड़ी देर लगा के हटा देना। अगर उससे 10-15 मिनट में कोई रिएक्शन नहीं आता, इतना ज्यादा नहीं होता है, तो फिर हम उसे अगली बार और लंबे टाइम तक करवा सकते हैं। और अगर आता है तो फिर अगली बार उसे कम करवा सकते हैं। तो ये मात्रा हम अपने हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें, मतलब, और ये इससे पेशेंट एक बार पोटली बना के, ये पोटली इनसे जो बनाएगा, वो पोटली जब तक इतना ना हो कि कपड़ा जल जाता है, 4-5 दिन तक ये बहुत अच्छे से यूज हो जाती है, और कर सकते हैं इसको यूज। और एक बार ये सारी यूज होने के बाद, अब ये वेस्ट है, इसको खाने में तो यूज कर नहीं सकते, तो फिर हम इन सबको पीस के और इस
का लेप बना के उससे भी उपनाह करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद आगे फिर से बालुका स्वेद, मतलब बालुका से फिर उसके बाद चूर्ण पिंड स्वेद अगेन फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं जिनसे पेशेंट खुद भी कर सकता है, या हमारे पास आएगा तो हम बेसिक मिनिमम में एकदम सीमित संसाधनों के साथ हम अपने पेशेंट को आराम दे सकते हैं और उसे दर्द से निजात दिला सकते हैं। उसके कुछ लाइफस्टाइल करेक्शंस करके और आहार विहार और पंचकर्म के ये कुछ उपक्रम। पंचकर्म में बेसिक कि हमें अगर पहले पेशेंट को बहुत अच्छे से डराकर, शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, इसके अलावा कुछ और, कि उसकी लिमिटेशन सारी समझाकर अगर उसके बाद भी पेशेंट तैयार होता है तब हम पेशेंट को वस्ती और विरेचन, और नहीं तो हम नित्य विरेचन या सद्य विरेचन कैस्ट्रॉयल के साथ उससे हम अपने पेशेंट को आराम दे सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इसमें पेशेंट को अपने पेशेंट को हम समझाते हैं कि सबसे अच्छे जो हमारे साथी हैं वो हवा, धूप और मतलब एक जो इसका श्लोक में हमेशा याद करती हूँ और अपने पेशेंट्स को बहुत इसमें यूज करती हूँ, चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारो तातपो पाचन्य उपवासस्य व्यायामश्चेति लंघनम। पाचन, उपवास, व्यायाम ये सारे लंघन के ही प्रकार हैं। तो हम इनमें से जो भी हम हमारे जिस पेशेंट की रोगी की अवस्था, उसकी उस रोगी के रोग की अवस्था के अनुसार हम क्या यूज कर सकते हैं, वो यूज करके हमें अपने पेशेंट को हम आराम दे सकते हैं। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार स्लाइड के अनुसार भी बोलना चाहेंगे क्या, या वैसे ही? मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप बहुत अच्छी तरह रिदम से सारे पॉइंट्स बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि स्लाइड की तो कतई जरूरत ही नहीं थी इसमें, मगर फिर भी आपने बहुत मेहनत से कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। तो मैं एक बार शो कर दूं, जी है ना, क्योंकि आपने नेक्स्ट स्लाइड बोला नहीं ना, तो फिर मैं सोच रही थी कि बीच में नहीं डिस्टर्ब करना, बड़ी रिदम से अच्छी तरह आप बता रहे थे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, एक बार मैं गो थ्रू कर देती हूँ, आप कुछ कुछ जो जी बताना चाहे, है ना। जी 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 जी। संधि ये नी जॉइंट का फिगर है। संधि में हम अस्थि, पेशी, मतलब बोन, मसल, टेंडन, यही इनका कॉम्बिनेशन होता है। इसी को हमें संभाल के रखना है और इसमें सिर्फ अस्थि का ही पोषण का ध्यान नहीं देना है, साथ में बाकी और चीजों का ध्यान देते हुए भी आगे चलना है। हाँ जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऑस्टियोआर्थराइटिस का बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिजीज है, मेनली नी जॉइंट्स को, मेनली बड़े जॉइंट्स को, वेट बियरिंग जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। इसलिए ज्यादातर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट वो मिलते हैं जो ओबीज होते हैं। लेकिन आजकल जैसा कहा कि एज नो बार, तो इसमें बहुत कृश जो व्यक्ति हैं वो भी हमें मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट। तो उनमें थोड़ा सा चिकित्सा सूत्र हमारा बदल जाता है। लेकिन अभी कम से कम ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बाकियों का हमें पता है कि आम वात, वात रक्त कैसे कैसे हो सकते हैं और यंग एज में भी हो सकते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम डीजेनरेटिव या बुढ़ापे की बीमारी कहते थे, अभी 25 से 75 साल तक के हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट मिलते हैं। मेरे पास 25 से 35 साल की उम्र के कम से कम 6-7 पेशेंट अभी भी हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के आ रहे हैं। दे आर कंफर्म्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस बाय ऑर्थोपेडिशियंस। तो मेनली उसमें यही कि जॉइंट की मूवमेंट, जब मूवमेंट करते हैं तो पेन होता है, स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग होती है। और हम उसको ये जो जैसे एक टिपिकल सिम्टम है कि वात पूर्ण धृति स्पर्शम, इसको हम फील कर सकते हैं उसके जॉइंट पे, प्रॉपर फीलिंग होती है। और जॉइंट के मूवमेंट पे, प्रसारण और आकुंचन, मतलब उसका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे, चलने पे पेन होता है।
नेक्स्ट टू स्लाइड मैम, नेक्स्ट। ये यही वातपूर्ण उसके सिम्टम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज आमवात। आमवात विशेषण ऑफ वात दोष एंड अकोमुलेशन ऑफ आर्म टेक्स प्लेस इन जॉइंट्स। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और ये सारे शरीर के छोटे जोड़ों में भी हो सकती है। हमारा इम्यून सिस्टम को अटैक करती है और इसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद के ही टिश्यूज को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग जॉइंट्स। और इन सीवियर केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी, तभी रूमेटिक हार्ट डिजीज भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन या आगे हो जाए होता है। तो ये, लेकिन ये किस एज में होती है, इसमें यंग एज में भी हो सकती है। और इसके नेक्स्ट मैम, टिपिकल सिम्टम्स जैसे मैंने बोला कि अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्यम, गौर्भम, ज्वर, अपाक शुन्तो अंगानाम आम वातस्य लक्षणम। अंगमर्द पूरी बॉडी में, बॉडी एक, टेस्टलेसनेस, भूख ना लगना, हेवीनेस कार्डियक रीजन में, स्टिफनेस पूरी बॉडी में, ये इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जॉइंट पेन, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस जो 1 घंटे तक चलता है। पेशेंट कई बार ये बोलता है कि सुबह सुबह ज्यादा जकड़ाहट होती है, थोड़ी देर चलते हैं फिर ठीक हो जाती है। तो ये बड़ा टिपिकल सिम्टम है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और टेंडरनेस, स्वेलिंग, जॉइंट में रेडनेस और मोशन में, मतलब पेशेंट का चलना, जमीन पे बैठना, उकड़ू नहीं बैठ सकता, ये सारे मोशन मूवमेंट्स उसके कुछ कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे, ये की मैं बात कर ही चुकी हूँ कि एक्यूट है तो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, गाउट, कभी कभी स्यूडो गाउट या रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। क्रॉनिक है तो आमवात, संधिवात या वातरक्त। ये मेनली पेशेंट ज्यादातर इस प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास आते हैं। और बाकी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो सोरियाटिक आर्थराइटिस, जैसे अभी हमने, अगर है तो इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, ऑटो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करके। रिएक्टिव आर्थराइटिस और एसएलई, ऑस्टियोनेक्रोसिस और पेरिआर्टिकुलर जुवेनाइल आर्थराइटिस, मतलब यंग एज में भी हमें जो आमवात या उसके लक्षण मिलते हैं, तो वो इन सब से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम अगर चिकित्सा की बात करें तो योग रत्नाकर में आमवात की जो चिकित्सा कही गई है, लंघनम, स्वेदनम, तिक्त दीपनानी कटुनी च वीरेशनम स्नेहपानम वस्तस्य। लंघन, हमने कहा है कि लंघन, स्वेदन और कटु तिक्त रसों का सेवन जो है आमवात की बहुत अच्छी चिकित्सा है। रुक्ष स्वेद करना, रुक्ष स्वेद अगर आमवात है या वातरक्त है तो हम डायरेक्ट ऑयल यूज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, और हम एडवाइस भी नहीं करते, इसीलिए हम बालू का स्वेद करते हैं। और लंघन डेफिनेटली बेस्ट चिकित्सा है, तो लंघन करना, स्वेदन और मीठा रस कम सेवन करके, जो औषधियां भी हम देते हैं तो वो कटु और तिक्त दीपन पाचन के लिए ऐसी औषधियों का देते हैं। और रेचन, स्पेशली स्नेह विरेचन, आम बात में स्नेह विरेचन, इसीलिए हमने कहा कि कैस्ट्रॉयल जो है वो स्नेह विरेचन में बेस्ट है, इसलिए कैस्ट्रॉयल एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट, संधिवात का चिकित्सा सूत्र जैसे हमारे ग्रंथों में कहे गए हैं कि स्नेहपान, संधिवात में ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि डीजेनरेटिव डिजीज है, तो और इसमें अगर हम पेशेंट को जैसे समझाते हैं या जिस भाषा में पेशेंट को बोलते हैं कि जोड़ों में ग्रीस कम हो गई है, तो उसमें हमें, अगर पेशेंट उसमें स्नेहपान करना है, पेशेंट को स्नेहपान कराना भी है। और इसमें एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा, हम आप लोग भी यहाँ सीखते रहते हैं और हमें भी जहाँ सीखने को मिलता है, एक मैंने जो अभी थोड़े दिन पहले सीखा था, कुछ समय पहले, इसमें संधिवात के एक चिकित्सा में स्नेहपान जब हम बोलते हैं, स्नेह चिकित्सा जब हम कहते हैं, तो
खाद्य तिल तेल जो खाने वाला, अभी मतलब जो अभी आजकल तिल तेल मिलता है मार्केट में, बहुत अडल्टरेटेड होता है। तो उसमें खान जो आजकल अब फिर मिलने लगा है, सामने निकलवा के अगर मिलता है, अगर खाने योग्य है, सामने निकला हुआ तिल तेल है, अच्छा तिल तेल है, और यू आर कंफर्म कि अडल्टरेटेड नहीं है, तो और पेशेंट का आम पाचन हो चुका है, उसे भूख अच्छी लगती है, 3 घंटे में भूख लग जाती है, तो पेशेंट का नाश्ता 4 से 5 चम्मच तिल का तेल सुबह दूध के साथ, बहुत ही अच्छी चिकित्सा होती है। स्नेहपान हम उसको करा सकते हैं इस तरीके से स्नेहपान, लेकिन इसके बाद पहली शर्त कि इसके बाद तेल के बाद ये उसका ब्रेकफास्ट हो गया, ये नहीं कि सुबह दूध में तेल डाल के ले लिया और उसके बाद अब जी 9 बजे, ये 6 बजे लिया था, अब 8 बजे नाश्ता करना है, वो नहीं होना चाहिए जब तक इसके बाद भूख ना लगे। और उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे, मतलब ये ब्रेकफास्ट हो गया, अब उसके बाद वो सीधा लंच लेगा। बीच में जैसे हमने कहा कि हॉट वाटर 2 बार कम से कम, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ग्लास भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा हॉट वाटर, ताकि ये तेल का पाचन हो जाए। ये बहुत अच्छा स्नेहन करता है। ये हो गया आभ्यंतरिक स्नेहन। और बाहर से भी हम स्नेहन करते हैं कि एकांग अभ्यंग स्वेद हम करते हैं पेशेंट का। कटी जानुग्रीवावस्थी हम जानुवस्ती देते हैं पेशेंट को, और अगर जानुवस्ती नहीं देते तो हम पिचु धारण कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली ऑयलेशन या पोषण देकर हम ट्रीटमेंट प्लान अपना कर सकते हैं, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हाँ, अब प्रोग्नोसिस में संधिगत वात जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर धातुक्षय के कारण हो रहा है, बड़ों में हो रहा है, तो उसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम पेशेंट को ऐसे में मैं जो एडवाइस करती हूँ कि मालिश रोज करनी है 10 से 15 मिनट। और कब छोड़नी है, कब तक करनी है मैडम, कितने दिन करनी है? तो जिस दिन इसके डेज डिसाइडेड नहीं है, हमेशा करते रहनी है। कभी कभी नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन एल्डरली पेशेंट को हमारी एक बेसिक एडवाइस ये होनी चाहिए कि स्पेशली अगर वो जैसे है, एल्डरली में है, धातुक्षय जन्य है, तो ट्रीट करना मुश्किल है, तो अगर ये करते रहेंगे तो ठीक रहते हैं। और इससे मेरे पेशेंट सारे दे आर सेटिस्फाइड, और सारे सीनियर सिटीजन्स को अगर ये मिलता है तो दे आर हैप्पी, और करते रहते हैं तो ठीक भी रहते हैं। हाँ, बीच में जो अभी जो यंग जनरेशन को, जिनको डिजेनरेशन की वजह से हो रहा है, तो उनका हमें उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो करना, क्योंकि ना तो उनके पास इतना करने का टाइम होगा, तो उनको हमें अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे सोचना पड़ेगा। बट ये हमें पेशेंट को हम समझा देते हैं, और समझा रखनी चाहिए अपने पेशेंट्स के साथ, ताकि पेशेंट हमारा बना रहे। वो उसे पता हो कि भाई डॉक्टर ने ये समझा दिया था पहले कि ऐसा होगा, एंड ठीक है, ऐसा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये भी हम कह चुके थे कि एक दोषज है तो साध्य है, और द्विदोषज है तो याप्य है। याप्य मतलब उसे खाते रहनी पड़ेगी दवाई, और त्रिदोषज है तो असाध्य है। तो ये हमें तो हम समझ ही जाते हैं, और लेकिन हमें अपने पेशेंट के साथ इतना ईमानदारी रखते हुए उसे फॉलो, मतलब गाइड कर देना चाहिए सही। और इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ओबेसिटी, अगर वेट ज्यादा है पेशेंट का, वात कफ प्रकृति है, और वो ज्यादातर लाइफस्टाइल ऐसा है कि ज्यादातर बाहर की चीजें खाते हैं, मैदे वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं, बैठे रहने वाला काम है, और मंदाग्नि है, मतलब कम खाना खाया, फिर थोड़ी देर में फिर खा लिया, कि टाइम हो गया था तो खा लिया करके खाते हैं, तो ये मंदाग्नि का एक मेन रीजन होता है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हमें समझ के और समझाने चाहिए पेशेंट्स को, और हमारे लिए भी समझने बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको पेशेंट को समझा सकें। और इन्वेस्टिगेशंस अगर हम कहें तो हमें डेफिनेटली आज हमारी जो अष्टविध दशविध परीक्षा है, उसके साथ साथ हमारे पास ये एक्सटर्नल टूल्स हैं जिनका हमें जरूर यूज करना चाहिए। आर ए फैक्टर, ईएसआर, सीआरपी, आम बात में हमें सीआरपी एंटी सीसीपी रेज्ड मिलता है, ईएसआर रेज मिलता है। और अगर सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो
गाउट की ओर हम जा सकते हैं। तो ये टेस्ट हमें करा के देख लेने चाहिए, इनसे हमें बड़ी सही गाइडेंस मिल जाती है जिससे हम पेशेंट को सही गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, थैंक यू, विटामिन D3 आज की डेट में एक मेजर कल्प्रेट है। जितने पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स का अब विटामिन D3 कम होता है, और 2 या 3 डोज अगर वो ले लेता है और उसके साथ में, तो उसे आगे जरूरत नहीं पड़ती। और स्पेशली यंग एज में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत मतलब बहुत जल्दी रिवर्सल जल्दी ठीक करता है। विटामिन D3 हमें जरूर चेक करा लेना चाहिए। प्लस इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि अगर कुछ पेशेंट एल्डरली, स्पेशली फीमेल्स, आफ्टर 50, आफ्टर मीनोपॉज उन्हें कैल्शियम की जरूरत होती है, या फिर फीमेल्स में हाइपोथायराइड मैक्सिमम मिलता है, मेल्स के कंपैरेटिवली हाइपोथायराइड फीमेल्स में ज्यादा मिलता है, तो हमें ये जरूर पूछना चाहिए जब भी इसकी हिस्ट्री होती है। और ये भी अपने आप हम ही पूछते हैं कि बीपी या शुगर की कोई दवाई तो नहीं लेते, हाइपोथायराइड के लिए कोई गोली तो नहीं लेते, क्योंकि पेशेंट को ये लगता है कि ये तो गोली खाते हैं और ठीक रहता है। तो ये चीज पूछनी जरूरी होती है। और अगर कोई 50 प्लस पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल है तो उनका कैल्शियम भी डेफिसिट होगा, तो वो करेक्शन करके भी हम उन्हें पेन रिलीफ दे सकते हैं। ये एक यस मैम, नेक्स्ट ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, वो हमारे सारे सब ज्ञानी जन है, सब यहाँ समझते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन मैनेजमेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम हमेशा ही कहते हैं। और स्पेशली आयुर्वेद में तो हम यही कहते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य से विकार प्रशमनम तो बाद में आता है। तो इसलिए अगर हम पेशेंट को एजुकेट कर दें, उसे कैसे ध्यान रखना है, ऐसे पेशेंट को गाइड करना, कब उसे रेस्ट लेना है, कब एक्सरसाइज करनी है, डाइट के बारे में, आहार विहार, और स्पेशली कब खाना खाना है और कब नहीं खाना, ये सारे हमें पेशेंट को गाइड करके हम उसे उसे उसका रोग ये सुख साध्य से कृत साध्य या याप्य न हो जाए, हम उसे बचा सकते हैं। ये हमारे मैनेजमेंट मेथड्स हैं। पहले असेसमेंट करना, फिर आम पाचन, शोधन, प्रिवेंशन, और रक्त मोक्षण तक कम ही पहुंचते हैं। कुछ इसमें दोनों आम वात या वात रक्त में हम रक्त मोक्षण भी करा सकते हैं आफ्टर शमन में औषधि। नेक्स्ट, अब एक चीज ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे हमें भी यश मिले और हम अपने आयुर्वेद को और यश दिला पाए, जहां जहां हमें लगे कि ये पेशेंट को, ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमें इस पेशेंट को हायर सेंटर पर कब रेफर करना है, कि ये पेशेंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस हम ठीक कर सकते हैं या ये ऑपरेट ही होगा, ये कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए और हमें उसे टाइमली रेफर कर देना चाहिए। स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस या बाकी और भी कोई कोमॉर्बिडिटीज हो रही हैं, सोरियाटिक अर्थराइटिस है या गाउट में पेशेंट इस कंडीशन में पहुंच चुका है, तो हमें हम उसकी कोमॉर्बिडिटीज को डायग्नोज करने के लिए प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाए, जो हम शायद नहीं कर पाए, क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, तो उसको हमें पेशेंट को रेफर कर देना चाहिए, तभी पेशेंट आगे और पेशेंट का परिवार हमारे साथ जुड़ा रह सकता है। नेक्स्ट, ये तो पथ्य अपथ्य, इसमें एक बेसिक है कि अपथ्य पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसे क्या क्या नहीं खाना। ड्राई ठंडा खाना, स्नैक्स मतलब मैदे वाली चीजें ज्यादा जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हों, फर्मेंटेड फूड ज्यादा, दही मेजर कल्प्रिट, दही अचार जिसको कोई नहीं मानता और सब कहते हैं कि दही एक सोर्स ऑफ कैल्शियम, लेकिन हमें पेशेंट को ये समझाते हैं कि दही इज अभिसंधि, इसलिए नहीं खानी चाहिए। और स्पेशली हेल्दी आदमी को भी 3 सीजन है आयुर्वेद में तो वर्णित ही है कि 3 सीजन में दही खानी चाहिए। और जो मैक्सिमम लोग उल्टा करते हैं कि अब सर्दी है तो नहीं खा रहे और गर्मियों में खूब खाते हैं, तो ये एक रोग का बड़ा कारण बनता है। तो हमें ये अपथ्य पेशेंट को जरूर समझाने चाहिए कि ये सब नहीं खाओ और बाकी सब
सम मात्रा में। पथ्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब ज्यादा खाएंगे, और कुछ चीजें जैसे दालें, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमें दालें कम खानी है, नट्स कंट्रोल में लेने हैं, तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये तो ये मेरा फेवरेट श्लोक है, और मैं इसी के आधार पर चिकित्सा करती हूँ और अपने पेशेंट्स को इसी के प्रति जागरूक भी करती हूँ कि एक लाइन इधर है, पथ्य है, और इधर औषध है। अब आपकी चॉइस है कि आपको हमेशा औषध लेकर चलना है या पथ्य के साथ आप लंबे टाइम तक बिना औषध चलना चाहते हो। तो इसलिए पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवने, और पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवने। नेक्स्ट एंड लास्ट, मेथड्स ऑफ लंघन। ये हमारी जो चतुष्प्रकारा संशुद्धि, जो हमारी 4 प्रकार की शुद्धि के बाद हम पेशेंट कहता है ना, ये जी ये भी मना कर दिया, ये भी मना कर दिया, तो मैं खाऊं क्या? भाई हवा खा, दूध खा, धूप खा। तो अगर पेशेंट ये भी रहता है, साथ में थोड़ा सा पानी खाता है, तो हवा, पानी और धूप आर बेस्ट पार्ट ऑफ लंघन। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है, इसीलिए हमारे एक डाइट का, हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे 2 चेंज ऑफ सीजन जब हैं, जैसे हमारे जो नवरात्र आते हैं, दोनों चेंज ऑफ सीजन में, और वो 9 दिन हम लंघन करते हैं। हाँ, अगर हम व्रत रखें, भरत नहीं करें, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा करने का, हमारे शरीर का शोधन करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा रास्ता रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि सुपर फास्ट ट्रेन की तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को उनमें से बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और कहीं ना कहीं वो अपने पेशेंट्स को दर्द से निवारण करने के लिए, दर्द से मुक्ति करने के लिए वो जरूर इनमें से कुछ ना कुछ प्रयोग अपने यथा योग्य उसके अनुसार करेंगे, और बहुत ही बढ़िया रहेगा। डॉक्टर उज्ज्वला, आपको मैंने अलाउ किया है, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन था। तो मुझे मैम, मेरे पास भी एक पेशेंट है जो कि रूमाटाइड आर्थराइटिस 200 है उसका, और बहुत मतलब गरीब पेशेंट है, काम करती है घर में, तो उसको भी बहुत सीवियर शूल था। तो मैंने उसको तो अमृतोत्तर कषाय स्टार्ट किया था, जिसमें गुड़ूची, हरितकी और शुंठी है, और उसके बाद वैतरण बस्ती की थी, वृक्ष स्वेद किया था। तो 1 महीने के बाद तो उसका 177 आया है, पर अभी शूल कम हो गया था और फिर से स्टार्ट हो गया उसको। तो मैम, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म, जैसे अभी वो तो अभी डायग्नोस हुआ है उसको, तो जैसे कोई स्टेरॉइड कुछ भी नहीं दिया है उसने, क्योंकि एलोपैथी वाले तो स्टेरॉइड ही देते हैं उनको। तो उनको, और हम कैसे लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे गरीब पेशेंट को कौन से मेडिसिन से उसको राहत मिले कि बार-बार शूल उनको होता है तो? ये मुझे बेसिक एक सबसे पहले, जैसे इसमें एक हम बहुत अच्छा पाचन जो यूज करते हैं, त्रिकटु बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। तो आम पाचन के लिए त्रिकटु वो पेशेंट वैसे भी ले सकता है, अगर घर में मतलब हम उसे बोल भी सकते हैं कि सौंठ, मिर्च, पिपली अगर हमारे पास है, जैसे हम हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल है सस्ती, जो भी सस्ता अवेलेबल है वो हम उसे दे सकते हैं। नहीं तो खाना खाने के बाद 2 चीजें बेसिक कर सकते हैं। त्रिकटु अगर वो ले सकती है, अफोर्ड कर सकती है इतना, अगर उसने वैतरण वस्ती करवा लिया आपसे, वो इतना अफोर्ड कर रही है, तो त्रिकटु डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर मैम, पाएगी। मैंने नहीं किया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे, कम अच्छा अच्छा। प्राइस में मैंने वहां पे भेजा था उसको। हाँ, तो मतलब डेफिनेटली वस्ती हो गया तो पाचन, ये औषध चलता रहेगा। प्लस इसके साथ जो बहुत अच्छा सस्ता और सुलभ उपाय जिससे उसे पेन भी रिलीफ हो जाएगा, नंबर 1 त्रिकटु, नंबर 2 दशमूल क्वाथ के साथ कैस्ट्रॉल। दशमूल क्वाथ अपने आप में एक रामबाण है। दशमूल हमारे पास मोस्टली एक एक यही क्वाथ है, या दशमूल या महारासनादि। महारासनादि कम अवेलेबल होता है, ज्यादातर गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में दशमूल अवेलेबल होता है। तो स्पेशली खाली पेट, लेकिन उसे ये बताना पड़ेगा कि अगर सुबह खाली पेट लेगी तो मतलब घर में वो काम करती है, तो कितने बजे घर से निकलती है, उससे 2 घंटे पहले लेना पड़ेगा। तो उसके 1-1.5 घंटे बाद उसको मोशन हो सकता है।
तो दशमूल के साथ कैस्ट्रॉयल, लेकिन अगर कैस्ट्रॉयल नहीं ले सकती, 1 चम्मच से भी मतलब 1 चम्मच से डोज बढ़ा सकते हो आप, 1 चम्मच से मेरे ख्याल में उसे नहीं होगा। तो दशमूल में कैस्ट्रॉयल, अगर कैस्ट्रॉयल बिल्कुल नहीं ले सकती तो त्रिकटु से पाचन और प्लेन दशमूल लेकिन खाली पेट, ये 2 चीजें। और लॉन्ग टर्म में दशमूल एज चाय हमेशा ले सकती है, और ये 2 चीजें हैं जो उसे लंबे टाइम तक लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो भी मतलब अगर हमारे पास होगा तो मैं उसे सिंगनाथ गुगुल देना चाहूंगी। तो इन 3 चीजों से ये बेसिक 3 मेडिसिन हैं, और सिंगनाथ गुगुल खाली पेट दशमूल के साथ। और फिर हम उसे अगर कैस्ट्रॉयल दशमूल के साथ नहीं दे रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार कैस्ट्रॉयल इज अ मस्ट फॉर हर। तो ये 4 चीजों से हम उसको कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन उसे ये कहना पड़ेगा कि सर्दी से बच के रहना है, बासी बिल्कुल नहीं खाना है, खाना टाइम पे खाना है। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर भूख नहीं है तो खाना मत खाओ, स्किप इट, एंड हॉट वाटर। मेरे पेशेंट्स को नॉर्मली मैं ऐसे ही देती हूँ, क्योंकि मैं भी सिविल हॉस्पिटल में ही हूँ, तो हमारे पास सारे ऐसे ही पेशेंट, ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं जो वेल टू डू हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी कोई भी दवाई दे दो, हम बाजार से भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत कम आते हैं हमारे पास। तो ये बेसिक एक प्लान इसके साथ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चला के और बीच बीच में वो आपसे मिलती रहे, तो इससे उसको रिलीफ दे सकते हो। और रात को सोते समय जरूर थोड़ा सा हॉट फॉर्मेंटेशन कर ले, और बिना तेल लगाए। मुझे लगता है इससे उसे आराम मिलेगा। जी मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना है ना, जब तक उसके लक्षण रहते हैं आते जाते तब तक हमें रखना है ये। बीच बीच में थोड़ा मतलब कुछ 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, क्योंकि त्रिकटु हम दे रहे हैं तो हम उसे मॉनिटर करना, बाकी चीजें तो हम कंटिन्यू लंबे टाइम दे सकते हैं, त्रिकटु के साथ हमें उसे थोड़ा, हम 1 महीने बाद जरूर हमें मॉनिटर करना चाहिए, या कुछ टाइम बाद एक बार 10 दिन बाद, कि उससे वो सही चल रहा है, उसका कैसा चल रहा है, तो फिर उसके बाद उसे लॉन्ग टर्म दे सकते हैं 1-1.5 महीना। फिर लेकिन 1-1 महीने बाद आप उससे मतलब वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है, इसको इसमें कुछ बढ़ाना है या चेंज करना है तब करना पड़ेगा। लेकिन 1 से 3 महीना हम पेशेंट को पहले ही बोल देते हैं कि कम से कम 1 से 3 महीना, 1 महीने में आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ एक फीलिंग ऑफ गुडनेस ही आएगी, और 3 महीने खाना पड़ेगा, 3 महीने तक दवाई खानी पड़ेगी। अब कौन सी दवाई वो हम मिलके बताएंगे, लेकिन खाना पड़ेगा इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि बीमारी ऐसी है। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया है, और ये बात बिल्कुल सही है, जो नए चिकित्सक जुड़े हैं या स्टूडेंट भी है, जो डॉक्टर साहब ने कही ना ये बात, मैं ऐसा ऐसे अभी सोच रही थी कि क्या उदाहरण बताऊं इनके लिए, कि जैसे कपड़ा अगर अच्छी तरह नहीं निचोड़ा है, मगर फिर भी अगर हम धूप है और उसमें सुखा देते हैं तो सूख ही जाता है वो। जस्ट लाइक जो स्रोतस में लिप्त पक्व अपक्व दोष जो पड़ा है ना, वो एक बार सिरे चढ़ी जाएगा, यानी पाचन अवस्था में आ जाएगा और वो वहां से हटेगा, डेफिनेटली हटेगा, है ना। तो इसलिए हमारी अच्छी काउंसलिंग, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारे पॉइंट बताए, और उसमें विरेचन वाला पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिसकी बॉवेल सेटिस्फैक्ट्री है तभी भी अगर हम विरेचन देते हैं तो सेम मेडिसिन फिर से कम डोज में काम कर जाती है, कम डोज में, है ना। और चाहे वो एलोपैथी का ओवुलेशन इंडक्शन हो, क्लोमिफेन साइट्रेट, लेट्राजोल या कुछ भी, या फिर हमारा हो, दोनों में बहुत सारी जगह पे ये विरेचन वाली युक्ति, है ना, युक्ति कहूंगी मैं, जी वो जी। बहुत अच्छा काम करती है ना। तो डॉक्टर उज्ज्वला बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। और डॉक्टर अर्शिया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यस मैम। जी मैम आपका लेक्चर बहुत बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा लगा। मुझे एक पूछना था, मेरी मदर है 66 ईयर अराउंड, उनको सियाटिका है बट पोजिशनल टाइप का है, मतलब उनको लेटने पे या सोने पर ही पेन होता है, सियाटिका वाला, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ बायलेटरल नीज भी बोल सकते हैं भी है। तो और उनको दबाने के बाद पेन कम होता है, तभी उनको फिर थोड़ी नींद लग पाती है। तो इसको कौन से डोज से हम रिलेट करेंगे और क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं, क्या करनी चाहिए? मतलब वेट, शियाटिका जैसे जब भी बैक एक का बात आती है तो उनका वेट कितना है, और मतलब
मीडियम बिल्ट है, ना ज्यादा है ना कम है। तो नॉर्मली देखो इसमें उनको शियाटिका है, और आप क्या कह रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। हाँ, बट वो जो है ना उनका सोने पर ही होता है, पोजिशनल टाइप का, लेटने पर या सोने पर ही पेन होता है, चलने फिरने पर अच्छा लगता है, काम करने पर। एक बार फिर उनके गद्दे ठीक करवाओ। एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रहता है, नहीं ये दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक, जब पेशेंट कोई बैकएक अगर बोलता है, और अगर वो बोलता है, पेशेंट को कई बार लगता है कि कहीं हार्ट का तो नहीं है, और तो इस तरह है, तो फीमेल पेशेंट में तो एक आपको एग्जांपल दूंगी कि मैंने एक बार एक पेशेंट की अंडरशर्ट का हुक उसको लगातार वहां दबके, और वो स्पाइन पे कंप्रेशन करके वहां से पेन हो रहा था। और गद्दे बहुत सॉफ्ट हो तो भी पेन होगा, और गद्दे बहुत हार्ड हो तो भी पेन होगा। ये एक बड़ा मेजर रहता है। और वो सोती कैसे हैं, सोने का पोस्चर ऐसे में, उनका जो सोने का, जैसे कहते हैं बाल, योग में बालासन, जैसे बालासन ही बोलते हैं, बच्चे जैसे सोते हैं एक टांग आगे करके, अगर वो वैसे सोएं तो उनको इस पोजीशन में आराम मिलता है। एक बार वो चेक करिए। तो उसके साथ फिर ओके। आप, जैसे हमने कहा कि आप उसमें शेटिका में तो डेफिनेटली हम वहां पे डीजेनरेशन, इस एक एज के साथ डीजेनरेशन, नर्व कंप्रेशन हो सकता है, तो वो आप लोकल अभ्यंग स्वेद कर। लेकिन इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जैसे हम मेजर स्नेहपान करते हैं, तो जैसे आप उनको बता रहे हो, तो हम इसमें अब इनके केस में, आपकी मम्मी के केस में, हम उन्हें स्नेहपान नहीं करा सकते। तो स्नेहपान के अलावा बाहर से स्नेहन, लेकिन अंदर से आम पाचन, दीपन, नित्य विरेचन, वो सब होगा, लेकिन अंदर से स्नेहन हम उन्हें नहीं देंगे। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स जानना चाह रहे हैं कुछ प्रश्न, तो मेरे साथ कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, और उसी से आप प्रश्न पूछे, क्योंकि जिनको मैं जानती हूँ मैं उन्हीं को अलाउ कर रही हूँ, है ना, दूसरे को नहीं कर रही हूँ। और किमाया, यस, एक मिनट, क्योंकि मैंने इसीलिए वो फेसबुक पर भी ये पहले मैं लिंक डाल रही थी 9 साल से, अभी मैंने बंद कर दिया। और जो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वही प्रश्न व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं उसको इंक्लूड कर लूंगी। डॉक्टर किमाया, यू कैन या मैम। स्टार्ट। या हाँ मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा लेक्चर रहा। मैम, वो आप दशांग का गोमूत्र के साथ जो ले बोल रहे थे उसके बारे में फिर से जरा बताएंगे, क्योंकि शोफ रहेगा तो हम उसका यूज करेंगे। मान लो अगर जलन है, अगर किसी पेशेंट को जलन है, अगर थोड़ा भी रेडनेस है, टेंडर, तो हमें वो गौमूत्र नहीं देना चाहिए, वो उसको इरिटेशन को बढ़ा देता है। लेकिन अगर सिर्फ शोफ है तो वो बहुत अच्छा काम करता है, गौमूत्र के साथ रुक्षण का काम करेगा ना, इसलिए। और एरंड के साथ तो किसी भी इसमें चलेगा ना इनकी? हाँ, ये एरंड तेल के साथ हम किसी भी उसमें दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। बहुत छोटे छोटे टिप्स दिए आपने, लेकिन बहुत काम नहीं आएंगे, वो यूजफुल रहेंगे ऐसे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर किमाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ही उपयोगी है। और मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि खजाने में बहुत सारे रत्न आ गए, जब जब जहाँ जहाँ जो जिसका आपको युक्त युक्त लगता है, संगत लगता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर अर्शिया पूछ रही है, बालू का स्वेदन के लिए क्या बीच वाली, अच्छा हाँ, वो समुद्र का बीच है ना, बीच वाली रेत जी जी जी, हाँ जी, प्रयोग कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें उसे बस ज्यादा देर तक गर्म रखना है, इसलिए हम रेत यूज करते हैं, और इसीलिए उस रेत के बीच में नमक की डली रखते हैं कि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे, और एक प्रॉपर, ताकि हमें एक जो इंटेंस हीट हम अंदर तक देना चाहते हैं वो दे पाए। तो वो पर्पस है, वो पर्पस जैसे भी सॉल्व हो तो हम वो कर सकते हैं।
इसमें इसीलिए आयुर्वेद में हमें आचार्यों ने दो बातें कही कि पुरुषम पुरुषम वीक्षम, सबको आम बात है, या ये सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऐसा, वो सब नहीं कर सकते। हर पेशेंट के साथ एक ये बदल जाता है। प्लस हम कहाँ हैं, हमारे पास क्या है, उससे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो युक्ति तो हर पेशेंट के लिए हर चिकित्सक को करनी पड़ती है, और सब अपनी अपनी जगह करते भी हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर उज्ज्वला जी ने एक और प्रश्न पूछा है, मैम हील पे प्लांटर फैसियाइटिस फैशियाइटिस। के पेशेंट में चिकित्सा का विचार कैसे करें? प्लांटर फैशियाइटिस में देखो, दो चीजें मैं जैसे कराती हूँ तो थोड़ा सा आजकल ये ज्यादा हो रहा है और थोड़ा सा टफ भी है। इसका पहला तो मैं जो चिकित्सा सूत्र देती हूँ कि चप्पल, सबसे पहले मैं पेशेंट का पैर ही देखती हूँ कि चप्पल कैसी पहनी हुई है। तो चप्पल नरम होनी चाहिए हमेशा। घर में जो पहनते हैं वो भी, और बाहर आते हुए पहन रहे हैं, मतलब शूज पहन रहे हैं बाहर, ठीक है, लेकिन घर में जो बाथरूम स्लीपर यूज करते हैं वो भी सॉफ्ट हील वाली होनी चाहिए। प्लस अब ये इसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा पेशेंट का। दो तरह से हम कर सकते हैं कि एक तो पेशेंट को गर्म पानी में पैर डिप करके और उसके बाद तेल मालिश कम एड़ी पर 10 से 15 मिनट। लेकिन किसी किसी पेशेंट को इससे आराम नहीं मिलता, बल्कि एक कभी हुआ कि इससे बढ़ सकता है, तो वो फिर उन्हें हमें सिर्फ गर्म पानी में पैर डिप करके बैठना, तेल मालिश हम उन्हें एडवाइस नहीं करते। इसमें एक चीज जो बहुत अच्छा काम करती है वो ये है वैक्स थेरेपी। अगर हम कर सकते हैं तो वैक्स थेरेपी से हमें प्लांटर फेशियाइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कई जगह अवेलेबल होती है, कई पंचकर्म सेंटर में वैक्स हील पे लगा के थोड़ी देर, मतलब जैसे हम गरम ऑयल डालते हैं, जैसे हम स्नेह धारा करते हैं, ऐसे ही वैक्स हम पेशेंट के पैर पे लगाते हैं, तो उससे हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक शायद हीट मिलती है गर्म, तो और उससे ज्यादातर देर तक आराम रहता है पेशेंट को। जी डॉक्टर। डॉक्टर अर्चिया चैट बॉक्स में लिख रही है, मैम जॉइंट पेन में जैसे कि आपने बताया मोशन अच्छा होने पर भी नित्य विरेचन क्यों करना चाहिए? नित्य विरेचन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम कुछ भी कहें, हम मतलब हम ठीक है, हम पेशेंट को समझाते हैं कि पेट साफ रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, लेकिन वो अल्टीमेटली कितना रह पाता है तो वो ठीक है। लेकिन नित्य विरेचन से जब हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो अग्नि अच्छी रहेगी, तो आम पाचन अपने आप ही होता रहेगा, इसलिए नित्य विरेचन आवश्यक है। और मेरे पेशेंट्स को, मतलब मैंने जहां से सीखा था, मुझे जहां से जो मिल जाता है मैं सीखती हूँ। जैसे मैंने ये तिल तेल वाला बताया, ये भी, और इसलिए ये नित्य विरेचन से डेफिनेटली मेरे पेशेंट्स को बहुत लाभ मिलता है। डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। जब डाइजेशन अच्छा रहता है, पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस आती है। तो जब फीलिंग ऑफ लाइटनेस वैसे ही रहेगी, तो पेन वो फील भी कम करेगा, और धीरे 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 उसका जो रोग है, क्योंकि रोगा सर्वो अपया मंदाग्नो, मंदाग्नि से ही होते हैं, तो वो धीरे धीरे वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा रहेगा नित्य विरेचन, है ना? और साथ में आप देखते जाइए उसका कि भाई हाँ कहाँ तक ठीक है ना, हाँ, बीच में किस चीज से विवेचन करा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आप मॉनिटर या अलग अलग अपने उसमें बीच बीच में चेंज करके कर सकते हो। कि त्रिफला से किसी पेशेंट को लगता है कि मुझे तो त्रिफला से कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या शुरू शुरू में एक दिन पड़ा था, तो फिर पंचसकार। लेकिन अगर हाइपरटेंसिव है पेशेंट, तो हम पंचसकार नहीं दे सकते। तो ऐसे में हरित की, और हरित की जो, हम तो हमारे पास हरित की अगर अवेलेबल नहीं होती है, तो छोटी काली हरड़ जो होती है, उसे कैस्ट्रॉयल में थोड़ा सा भून के और पीस के वो हम नित्य दे सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा पाचन, कहते हैं ना, हरित की मतलब माँ को माता हो सकती है, हरित की नहीं हो सकती। तो हरित की दोनों तरीके से वो ट्रीटमेंट पार्ट भी हो जाता है और विरेचन भी हो जाता है। तो हरित की इज बेस्ट। मैं शायद पहले नहीं भूल गई, मिस कर दिया मैंने। हरित के इज बेस्ट। इसके बाद अगर हमें पंचसकार नहीं दे रहे और हमें त्रिफला से स्ट्रॉन्गर विरेचन चाहिए, लेकिन हमें पंचसकार नहीं देना, तो फिर हरित के इज द बेस्ट। जी डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है।
जी। मातेव हितकारिणी हस्तके। डॉक्टर उज्ज्वला अगेन एक क्वेश्चन वो है उनका, पेरीमेनोपॉजल पेशेंट में डीजनरेशन प्रिवेंट करने के लिए कल्प कौन से दे अभ्यंग के साथ? सबसे इम्पोर्टेंट पेरीमेनोपॉजल में और आजकल डीजेनरेशन प्रिवेंट करने के लिए अब उसमें एलोपैथी आयुर्वेद नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम हम अपना विटामिन D3 टेस्ट करा के चेक करा के वो कम है तो वो जरूर देना चाहिए। और इसके साथ हम इसमें इनको अगर दशमूल देते हैं तो बेस्ट, जैसे पेरीमेनोपॉजल में HRT देते हैं तो डीजेनरेशन, पहले HRT देते थे लेकिन HRT के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट में अगर हम उस तरीके से सोचें डीजेनरेशन रोकने के लिए तो अश्वगंधा और अशोकारिष्ट, और अशोकारिष्ट या हमारे पास अगर दशमूल है तो दशमूल, ये दो चीजें बेस्ट काम करती हैं। जी डॉक्टर। और विटामिन D3 का वैसे डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। विटामिन D3 हमारा कम इसलिए होता है क्योंकि आजकल हम धूप में कम बैठते हैं और हम घी कम खाते हैं। होना चाहिए, अभी हम सब बोल देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इसलिए घी नहीं खा सकते, लेकिन घी खा के पूरी मेहनत करनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज पूरी करो और घी खूब खाओ। ये नहीं है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए हम घी नहीं खाते, तो हम दोनों तरीके से अपना नुकसान करते हैं। इसलिए घी खा के, तला हुआ नहीं, घी घी खा के, और अगर हम पूरा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और धूप में बैठना, मतलब बाहर वो पूरा करते हैं, तो हमारा विटामिन D3 कम नहीं होता। जो कुछ लोगों का नहीं भी होता है, सही होता है जो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें जिनका कम होता है तो हमें एडिशनली ऊपर से देना पड़ता है, और दे भी देना चाहिए ताकि जल्दी रिप्लेनिश हो और पेशेंट को जल्दी आराम मिले। जी जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अर्शिया कह रही है, आयुर्वेद में विटामिन D3 के लिए क्या दे सकते हैं? डायरेक्टली कुछ नहीं, वही अगेन हम हमारे दो ही चीजें हैं विटामिन D के लिए, धूप और घी। तो अगर हम ये घी खा के और खूब धूप में मेहनत करते हैं तो हम विटामिन D3 रिप्लेनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम है, जैसे आजकल लोगों का 4, 5, 6 तक आ जाता है, 10 तक रहता है, तो फिर हमें दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन है तो फिर हम इस तरीके से उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, सही कह रहे हैं। और मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप जो भी हेतु है, जो डॉक्टर साहब ने शुरुआत में बहुत सुंदर तरीके से समझाया, निदान है, हेतु है, और फिर लिंग है ना, विटामिन D3 या जो भी आपके टेस्ट है कि TSH बढ़ रहा है या दूसरी चीज इधर उधर डेविएट हो रही है, उसको टेस्ट के अनुसार ढूंढने की कोशिश न करे। हम्म। शुरुआत में मैंने भी की थी, है ना, मगर मैंने देखा कि अगर हम पहले हेतु निकाल ले, फिर लिंग के ऊपर से और हेतु की डायरेक्शन के ऊपर से औषध को पसंद करे, यानी त्रिसूत्रम आयुर्वेद, हेतु, लिंग और औषध, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें रिजल्ट आपको मिलेंगे ही, है ना। और ये जी। मुझे अपनी प्रैक्टिस के 25 साल बाद पता चला। 25 साल तक दिन रात, है ना, भोजन में नमक भी भूल जाते हैं, मगर आयुर्वेद का बैकग्राउंड म्यूजिक बंद नहीं होता मेरा, यहाँ तक चलता है। तब मुझे समझ में आया कि चरक मुनि ने या अपने आयुर्वेद के किसी आचार्यों ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं लिखे हैं भाई, है ना, हम्म। इन्वेस्टिगेशन लिखने चाहिए थे। बिल्कुल। और आपने क्यों नहीं लिखे ये, है ना, हम तो परेशान है आपके अनुयायी जो आपका ब्लाइंड अनुकरण करते हैं, अंधा अनुकरण। तो तब मुझे ये समझ में आया था कि नहीं, हेतु देखिए, लिंग जी। देखिए और उसके ऊपर से औसत को सिलेक्ट करिए। बिल्कुल। तो आपको जो विटामिन D3 बढ़िया चाहिए, है ना, या TSH आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है तो कम चाहिए, है ना, तो वो वैसा ही मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम अ, आयुर्वेद को आयुर्वेद के तरीके से सोचे, है ना। और कहीं ना जी। कहीं अगर हम उसको इस तरीके से सोचते हैं
तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि माँ माँ होती है, मासी मासी होती है। बिल्कुल सही। गुजराती में मासी बोलते हैं, हिंदी में जी मौसी, है ना। जी। तो मासी माँ नहीं बन सकती, मासी मासी होती है भाई। मासी अच्छी होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मासी भी बहुत प्यार करती है, ये लेकिन सब माँ ठीक तो है। माँ होती है। मगर माँ जो करती है ना, वो मासी नहीं कर सकती। तो इसलिए जी। माँ को माँ का स्थान मिले, मासी को मासी का मिले, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर गीतांजलि का विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि इस मंच की जो एक उद्देश्य लेके चले हैं कि हमारे स्कॉलर्स कहीं ना कहीं नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, हमारे स्कॉलर्स लोगों को जॉब देने वाले बने और नौकरी छोड़ छोड़ के भागने वाले बने कि नहीं मैं नहीं करता नौकरी, मैं तो अपना करूंगा। तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ इस मंच की शुरुआत हुई है और आप जैसे बहुत सारे चिकित्सक इसमें अपना समर्पित भाव से इस यज्ञ में आहुति देते हैं। मैं आपकी ऐसी समर्पित भाव की इस आहुति के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी हम आपसे कोई ना कोई और मैनेजमेंट एक पक्का सुनना चाहेंगे कि भाई हाँ, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को लाभान्वित कर सके। बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े बड़े लोगों ने आज ज्वाइन किया था, डॉक्टर मंजूषा करकरे, डॉक्टर वर्षा सिंह, डॉक्टर बबीता, डॉक्टर भुवनेश जी, मैं सभी के नाम नहीं ले पा रही हूँ और माफ करिएगा, मगर बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और प्रश्न पूछने के लिए सेम अगेन आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं प्रश्न, और मैं जिनको जानती हूँ हिमाया वगैरह सब, इनका मैं अनम्यूट कर ही देती हूँ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीतांजलि, फिर से बहुत थैंक यू बहुत तहे दिल से सो धन्यवाद। मच मैम। आप तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं आयुर्वेद में आगे बढ़ने का। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। बहुत ही मीन्स आप जैसे लोगों के कारण ये 9 साल पूरे होके 10वें साल में प्रवेश कर गया, है ना, वरना ये पॉसिबल नहीं था, इतनी आहुतियां अकेले नहीं दी जा सकती थी। तो आप सभी के कारण ही चल रहा है। बल्कि डॉक्टर परमेश्वर जी ने भी उस दिन बहुत बढ़िया बोला, जल के ऊपर ऐसे लग रहा था कि औषध और अन्न तो छोड़ ही दो, जल पे ज्यादा ध्यान दे दो, है ना। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी और मुझे लगता था कि पानी ही तो है ना, मगर जी पानी को कितना युक्ति युक्त ग्रहण करना जरूरी है। मैं सभी पार्टिसिपेंट से भी कहना चाहूंगी कि लगभग 4 लेक्चर पहले डॉक्टर अरोड़ा सर का लेक्चर है जल के ऊपर, के पानी कब पिए, कितना पिए, ना पिए, है ना, ये सारे उसमें डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छी तरीके से विथ रेफरेंस और बहुत सुंदर तरीके से पेशेंट्स के ऊपर अनेक उदाहरणों के द्वारा डॉक्टर साहब ने समझाए हैं। आप जरूर देखिए, सुनिए उसको एक बार, तो आपके चिकित्सकीय कार्य में वो सरलता देगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर गीतांजलि जी, बहुत बहुत पुनश्च धन्यवाद। थैंक यू सो और मच थैंक्स टू यू। लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी भी दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपने अपने कार्य क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रति उत्तरदायित्व को आप पूरा करते रहेंगे। अगले शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।